नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विष्णु प्रभाकर का नाटक युगे युगे क्रांति का सार। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये नाटक किसका है। जैसा कि बताया कि विष्णु प्रभाकर जी का ये नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, 1969 में। नाटक में पात्रों और घटनाओं के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक युग में लोगों के विचारों में मतभेद होता है। जैसे जैसे युग बदलेगा, लोगों के विचार भी बदलेंगे। प्रत्येक पीढ़ी अपने काल की व्यवस्थाओं से खुश नहीं रहती, तो जब वह उसकी जो नाखुशी है वो विद्रोह बनकर निकलती है, और वही विद्रोह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्रांति के रूप में, या वो विद्रोह का भाव क्रांति बन जाती है। पहले युग में क्रांति करने वाले आगे आने वाले युग में दकियानुसी बन जाते हैं। यानी जो पुरानी पीढ़ी है वो अपने समय में तो क्रांति करती है, लेकिन नई पीढ़ी उसको दकियानुसी पीढ़ी मानती है, या उनके विचारों को दकियानुसी विचार मानते हैं। इस नाटक को 5 भागों में बांटा गया है। तो आइए इन 5 भागों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो 1875 ईस्वी के आसपास की क्रांति है, या उस समय जो सामाजिक बदलाव आए उस पर आधारित है। यहाँ पर मुख्य पात्र रामकली और कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह किसका विरोध करते हैं? जो उस समय की पर्दा प्रथा है उसका विरोध करते हैं। रामकली पर्दा करती है, यानी घूंघट निकालती है, और कल्याण सिंह उसका विरोध करते हैं। दूसरी जो क्रांति है 1901 के आसपास की क्रांति है। उसमें जो बदलाव था वो था विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया जा रहा था, तो उसके लिए क्रांति की जा रही थी। और इसमें कल्याण सिंह और रामकली के बेटे प्यारे लाल इसके लिए पहल करते हैं, या ये कदम उठाते हैं, और वो एक विधवा से विवाह करते हैं। 1920 से 21 के आसपास जो बदलाव आया वो प्यारे लाल की बेटी शारदा असहयोग आंदोलन में भाग लेती हैं और विमल से प्रेम विवाह करती हैं। यानी स्त्री अब घर की दहलीज से बाहर भी निकल रही है और अपनी मन मर्जी से विवाह यानी प्रेम विवाह भी कर रही है। 1942 के आसपास शारदा और विमल के बेटे प्रदीप का दूसरे धर्म की लड़की जैनेट से शादी करना भी एक क्रांति है। तो यहाँ पर अब धर्म के बंधन में विवाह नहीं रहे, बल्कि अपने धर्म से बाहर अन्य धर्म में भी विवाह संभव होने लगा। अति आधुनिक काल में देखें तो विवाह को बंधन व प्रेम को मुक्ति मानना, ये एक क्रांति के रूप में सामने आया। ये किसके द्वारा इसमें प्रकाशित किया गया है? प्रदीप और जैनेट की बेटी है अन्विता। वो दीपक से प्रेम तो करती है, लेकिन उसके साथ विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती। तो इस तरह से अलग अलग समय काल में जो हमारे समाज में बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं, नई पीढ़ी के विचारों में जो बदलाव आए हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहला जो घटनाक्रम है वो 1875 के आसपास है। यहाँ पर रामकली कल्याण सिंह की पत्नी है। उस समय की सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार पति अपनी पत्नी से केवल रात में ही मिल सकता था और प्रकाश के लिए दिए की व्यवस्था होती थी। कल्याण सिंह अपनी पत्नी का चेहरा देखना चाहता था। रोशनी की व्यवस्था अच्छी न होने के कारण वह अपनी कहता है कि तेज रोशनी वाला दिया जलाया करो, अपने मन की बात कहता है। कल्याण सिंह पर्दे का विरोधी था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि बाहर वालों से पर्दा करो तो समझ में आता है, लेकिन घर वालों से कैसा पर्दा। पति पत्नी दोनों दिन में एक दूसरे को देखने की योजना बनाते हैं कि सीढ़ियों पर एक दूसरे से टकरा जाएंगे और एक दूसरे को देख लेंगे। उसको पिता की नाराजगी का भी डर था। इस प्रकार वह अपनी पत्नी का चेहरा देख लेता है। वह पर्दा प्रथा का विरोध करके अपने युग में एक क्रांति को जन्म देता है। इस परंपरा को तोड़ने पर कल्याण सिंह को उसके पिता ने मारा भी, और काफी दिनों तक घर परिवार तथा आड़ोस पड़ोस वाले भी उसे भला बुरा कहते रहे। तो अपनी ही पत्नी का चेहरा ना देख पाना, इसके प्रति विरोध किया किसने? कल्याण सिंह ने आवाज उठाई, और पर्दा प्रथा के लिए एक नई विचारधारा जो आती है वो इस नाटक में कल्याण सिंह के द्वारा आती है कि पर्दा प्रथा समाप्त होनी चाहिए। एक स्त्री अपने ही पति से अगर पर्दा करेगी, अपने घर वालों से ही पर्दा करेगी, और समाज से वो करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन घर में रहकर अपने ही घर वालों से पर्दा रखना ये कल्याण सिंह को पसंद नहीं है और वो उसका विरोध करते हैं। दूसरा, 1901 के आसपास क्या बदलाव आता है? ये बदलाव आता है 25 साल बाद। कल्याण सिंह और रामकली
के बेटे ने एक विधवा से विवाह करने के लिए क्रांति की। प्यारेलाल सुगन चंद की बेटी कलावती से शादी करना चाहता है। कल्याण सिंह का बेटा कौन है? प्यारेलाल है। वो सुगन चंद की बेटी कलावती से शादी करना चाहता है। जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो वो नाराज होते हैं। वह अपने बेटे के विचारों से परेशान रहते हैं। वह कहते हैं कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत मैं जानता हूँ और इसका फैसला मैं ही करूंगा। तू अपनी मर्जी करके समाज में मेरी बदनामी नहीं करवा सकता। परंतु प्यारेलाल अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। वह विधवा विवाह का समर्थक है। वह अपनी माँ से कहता है, जब पुरुष को एक से अधिक शादी करने का अधिकार है तो नारी ने ही कौन सा अपराध किया है? यह समाज उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार क्यों नहीं देता? रामकली भी प्यारेलाल की इन बातों से बहुत परेशान होती है। वह कल्याण सिंह प्यारेलाल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु प्यारेलाल उनकी बात नहीं मानता। कल्याण सिंह बेटे की शादी रोकने के लिए उसे मारते पीटते हैं और उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। प्यारेलाल घर छोड़कर चला जाता है। वह अपने साथियों की उपस्थिति में कलावती से विवाह करता है। कुछ लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर इसका विरोध करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि जब जब भी सुधार और क्रांति का स्वर उठता है तो पाखंडी लोग इसी तरह बाधा उत्पन्न करते हैं। यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से प्यारेलाल की शादी हो जाती है। इसके लिए उसे अपने परिवार वालों व समाज से क्रांति करनी पड़ती है। ये कौन से समय काल में परिवर्तन है? 1901 के आसपास, जब विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए समाज में आवाज उठाई जा रही थी। तीसरा जो इसमें भाग है वो है 1920 और 21 के आसपास। प्यारेलाल ने एक विधवा से विवाह करके, विधवा कौन है? यहाँ कलावती है, आदर्श स्थापित किया। किंतु जब उसकी बेटी शारदा ने जब समय के साथ चलने की कोशिश की तो प्यारेलाल ने उसका साथ नहीं दिया। यानी पुरानी पीढ़ी दकियानूसी बनती जा रही है और नई पीढ़ी का वो तिरस्कार करती है। यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आरंभिक समय था। सारा देश आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था। प्यारेलाल और कलावती की बेटी शारदा भी इसमें भाग ले रही थी। वह धरने पर बैठी थी और धरना देने वाली महिलाओं को भाषण दे रही थी कि नारियों को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी में भाग लेना चाहिए। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। वह शारदा सहित सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। जब यह बात प्यारेलाल को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने शारदा को कितना समझाया, पीटा, धमकाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ देखिए घटनाक्रम खुद को दोहरा रहा है। प्यारेलाल के साथ भी यही हुआ था। उसके पिता ने उसे खूब धमकाया था, पीटा था, डांटा था, लेकिन प्यारेलाल ने भी अपने पिता की बात नहीं सुनी। उसी प्रकार यहाँ पर शारदा भी अपने पुरानी पीढ़ी यानी अपने पिता की बात नहीं मानती। न जाने अब जेल में कितने दिन रहेगी। सभी जगह लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कलावती समझाती है, परंतु प्यारेलाल उसकी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि अब मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। घटनाएं खुद को दोहरा रही हैं। शारदा भी घर वापस आना नहीं चाहती। वह विमल नाम के एक लड़के से प्रेम करती है। विमल उससे मिलने जेल में आता है। वह विमल से कहती है कि मैं उस घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकती, मैं किसी आश्रम में चली जाऊंगी। विमल के पिता है चंद किशोर। उनकी शादी के लिए वो सहमत हो जाते हैं। शारदा के पिता इस बात का विरोध करते हैं, परंतु शारदा विमल से विवाह कर लेती है। शारदा ने धरना दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, पिता की मार खाई, किंतु वह अटल रही। अपनी इच्छा से उसने विमल से प्रेम विवाह किया। इस तरह शारदा ने भी अपने परिवार व समाज के खिलाफ जाकर क्रांति की। 1942 के आसपास जो परिवर्तन आया, जो क्रांति आई, यहाँ पर शारदा और विमल ने प्रेम विवाह करके नए मूल्य और आदर्श स्थापित किए। विमल और शारदा के 2 बच्चे हैं, सुरेखा और प्रदीप। प्रदीप एक क्रिश्चियन लड़की जेनेट से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, परंतु शारदा और विमल इस बात के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पर भी घटनाक्रम खुद को दोहरा रहे हैं। जेनेट एक दफ्तर में काम करती है। प्रदीप अपने माता पिता के खिलाफ जाकर जेनेट से शादी कर लेता है। शारदा और विमल चाहते हैं कि जेनेट का नाम व धर्म परिवर्तन करा देने से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। वह जेनेट का नाम बदलकर जाह्नवी रखना चाहते हैं, किंतु प्रदीप व जेनेट इसके लिए तैयार नहीं होते। विमल भी अपने बेटे को घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। वह उसको जायदाद से भी बेदखल करने के लिए कहते हैं। प्रदीप कहता है, मुझे भी यह सब नहीं चाहिए। उसी से मैं वहां सुरेखा आ जाती है। सुरेखा कौन है? प्रदीप की बहन है। वह अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करती है। प्रदीप घर छोड़कर चला जाता है।
समय बीतने के साथ साथ विमल का क्रोध शांत हो जाता है और प्रदीप घर वापस लौटकर आ जाता है। तो यहाँ पर भी जो किसी समय प्यारे लाल ने एक बगावत की थी, वही बगावत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, लेकिन उसमें मुद्दा कोई दूसरा है, लेकिन क्रांति हो रही है। अति आधुनिक काल या वर्तमान समय में प्रदीप और जेनेट के दो बच्चे हैं, एक है अन्विता और दूसरा अनिरुद्ध है। अन्विता दीपक नाम के एक लड़के से प्रेम करती है, वह उसे शादी भी करना चाहती है। जब वह शादी का निमंत्रण लेकर आती है तो उसे दीपक की जगह नेल्सन का नाम था। वहां उस निमंत्रण में नेल्सन एक चित्रकार था। निमंत्रण में नेल्सन का नाम देकर प्रदीप और जेनेट परेशान हो जाते हैं। अन्विता कहती है कि वह दीपक से प्रेम करती थी, परंतु अब वह नेल्सन से शादी करेगी। दूसरी ओर उसका बेटा अनिरुद्ध शादी के बंधन को व्यर्थ बताता है। उसके जीवन में कई लड़कियां आती है, जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ रहता है, जब अच्छा नहीं लगता तो छोड़ देता है। अन्विता व अनिरुद्ध माता पिता को समझाते हैं कि समय के साथ आपको बदलना चाहिए। इस तरह से प्रदीप व जेनेट के विचारों और बच्चों के विचारों में टकराव होता है। यहाँ पर ना तो अन्विता किसी एक व्यक्ति से बंध कर रहना चाहती है, वो विवाह किसी और से करना चाहती है, नेल्सन से करना चाहती है। प्रेम किससे करती है? दीपक से, लेकिन अब वो दीपक से विवाह नहीं करना चाहती। इसी प्रकार अनिरुद्ध भी किसी एक लड़की के साथ विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव आते हैं, उन सभी बदलावों को 5 भागों में विभक्ति दी गई है इस नाटक के माध्यम से। अंत यहाँ पर क्या है? इन सभी घटनाओं से क्या पता चलता है कि क्रांति का अंत नहीं है। जैसे पीढ़ी बदलेगी, एक नई क्रांति सामने आएगी। नाटक के अंत में देवी प्रसाद की पत्नी बताती है कि उनकी बेटी ने विवाह कर लिया है। यह सुनकर देवी प्रसाद को लगता है कि वह अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया, किंतु दूसरे ही पल उसे लगता है कि उसकी बेटी ने भी अनुमति नहीं ली। उसे इस बात का दुख और डर है कि कहीं मेरी बेटी ने गलत जीवन साथी तो नहीं चुन लिया। और इस नाटक में इतिहास अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। हर युग में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं को तोड़ रही है। अब अगर विशेषता की ओर देखें तो युगे युगे क्रांति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह नाटक सामाजिक मुद्दों को उठाता है, राष्ट्रीय समस्याओं की तरफ पाठकों का ध्यान खींचता है। यह नाटक यह संदेश भी देता है कि मूल्यों को तोड़ने के स्थान पर थोड़ा बदल दिया जाए तो संबंधों में मधुरता बनी रहती है। यानी दोनों ही पीढ़ियों को, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा, ताकि समाज में और संबंधों में सामंजस्य बना रहे। समय की मांग के अनुसार बदलना आवश्यक है। अनुभवों से हमें सीख लेना भी जरूरी है। इस नाटक की जो शैली है, वो ये नाट्य शैली में लिखा गया नाटक है। इसकी भाषा बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक का जो सार है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और इससे संबंधित और भी प्रश्न अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।